Dear viewers, subscribers, budding nursing and paramedical professionals, Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to your own channel, Advanced Nursing Theory and Practice. Today we are back again with the subject of nursing foundation, and today's topic for discussion is nursing process, and this will be the part second of this topic. Here we are going to discuss about nursing diagnosis and remaining part of the assessment that we have not completed in the previous lecture. So this will be again completed by me. In the previous lecture we have seen various stages of interview. अब ये जो इंटरव्यू है इसमें हमने देखा था कि 3 स्टेजेस है, या अगर हम थेरापेटिक रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे हम देखते हैं 4 फेजेस होते हैं। तो अब अगर इसके हिसाब से हम देखें तो 3 फेजेस है: ओपनिंग फेज़ और इंट्रोडक्शन फेज़, बॉडी और डेवलपमेंट फेज़ एंड क्लोजिंग फेज़। अब अगर उसकी बात करें हम कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कितने फेजेस है, वहाँ पे हमारा प्री ओरिएंटेशन फेज़ है, ओरिएंटेशन फेज़, उसके बाद वर्किंग फेज़ और लास्ट पे हमारा टर्मिनेशन फेज़। अब इस इंटरव्यू की वजह से हम क्या करते हैं, सिंपली हम इससे हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, और हिस्ट्री टेकिंग में हम प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, चीफ कंप्लेंट्स, फैमिली हिस्ट्री या स्कूल हिस्ट्री होगी, लाइफस्टाइल हिस्ट्री, पीर ग्रुप वगैरह सब जो है इसके बारे में हम जानते हैं इस इंटरव्यू। और जो हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा या सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है, इसकी वजह से हम ये सब चीज़ें जान पाते हैं। अब इसके बाद जो है हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन पे जाते हैं। अब फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, हम सिस्टमेटिकली ये डाटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग हेल्थ और कौन से लेक्यूने हैं इस हेल्थ में। अब जो ये फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन है हमारे पास, हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो मेन टेक्निक्स जो यहाँ पे हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में यूज़ करते हैं वो है इंस्पेक्शन, दूसरा है पाल्पेशन, उसके बाद है परकशन एंड लास्ट पे जो है हमारे पास है ऑस्कल्टेशन। हम ऑल्फैक्शन का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं, और वो कैसे हम अभी बोलेंगे। अब इंस्पेक्शन में हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं कि कौन सी जगह पे क्या है, से फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर कोर्स है कि नहीं है, थिन है, थिक है, बाल्ड स्किन मत है, या स्किन कंडीशन कैसी है, ये सब चीज़ें हम इंस्पेक्शन में देख सकते हैं। उसके बाद पाल्पेशन में हम लाइट पाल्पेशन और डीप पाल्पेशन कर सकते हैं, जिसमें हम पल्स वगैरह या एब्डोमिनल पाल्पेशंस कर सकते हैं, ताकि हम देखें कि कोई ऑर्गेनोमेगाली मत है या डिफरेंट जो है ऑर्गन्स को हम एसेस कर सकते हैं। इसके बाद परकशन से हम साउंड सुनते हैं, या हम देखते हैं टिम्पैनिक साउंड्स मत है, रेजोनेंस मत है। तो इससे हम जो है ऑर्गन्स का, या तो सॉलिड ऑर्गन्स है या हॉलो ऑर्गन्स है, या लिक्विड बॉडी में जो होता है, फ्लूइड्स जो होते हैं, कि वो किसी जगह पे जमा मत हुआ है, तो परकशन की वजह से हम जो है वो देख सकते हैं। तो हम फिंगर्स पे भी टेप कर सकते हैं, हमारे पास परकशन हैमर्स होते हैं, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट्स हम कहेंगे वो होते हैं, जिनसे हम रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑस्कल्टेशन है। ऑस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करके बॉडी की साउंड सुनते हैं, जैसे हम एपिकल पल्स सुनते हैं, या जो है हम ब्रीदिंग साउंड्स या रेस्पिरेटरी साउंड्स हम सुनते हैं, जिनमें हम एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वीज़ होता है, और रोंकाई होता है, स्ट्रिडर होता है, तो ये सब साउंड्स हम ऑस्कल्टेशन के ज़रिए सुन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑल्फैक्शन है। हम स्मेल देखते हैं कि कोई भी फाउल स्मेल मत है, तो उस स्मेल के हिसाब से हम हेल्थ कंडीशन जो है बोल सकते हैं, या एस्टून ब्रेथ ब्रेथ हम देखते हैं पेशेंट्स में, तो उसके हिसाब से हमें डिज़ीज़ डायग्नोस करने में मदद मिलती है। इसके बाद जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब ये जो डाटा हमने हेल्थ हिस्ट्री के ज़रिए या नर्सिंग असेसमेंट के ज़रिए या फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए लिया होता है, तो इसको ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी होता है। और उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले इस डाटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसको रिव्यू करते हैं, क्या ये ठीक हमने लिया है, ठीक है, या किसी दूसरे से चेक कराते हैं कि आप कंफर्म कराते हैं कि ये जो है एक्यूरेट है कि नहीं है। तो हम कहेंगे वैलिडेट करने के लिए हम डबल चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है ये एक्यूरेट और कंप्लीट है। इसके बाद हम उस डाटा को डॉक्यूमेंट करते हैं, और रिटन रिकॉर्ड बन जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, जो हेल्थ केयर सेटिंग में एक पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है। और ये न कि खाली क्लाइंट के लिए ज़रूरी होता है, बल्कि हेल्थ केयर वर्कर को
लीगल जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें बचाने के लिए भी ज़रूरी होता है। इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ये एक वास्ट टॉपिक है और इसमें क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। अब जो है नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ये हम कहते हैं सेकंड फेज़ होता है नर्सिंग प्रोसेस का, और इसमें जो हम हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करते हैं और वो इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन इम्प्लीमेंट करते हैं? हम यहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स, उसके बाद हम उसको अपनी एक लेबल देते हैं कि ये क्या है और कैसे हमें इसे रिजॉल्व करना है। तो नॉर्थ अमेरिकन जो नर्सिंग डायग्नोस एसोसिएशन है उन्होंने बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोस दिए जो आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस के डेफिनेशन जब हम देखेंगे इनके हिसाब से वो क्या है? इट्स क्लिनिकल जजमेंट कंसर्निंग ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशंस लाइफ प्रोसेसेस और ए वल्नरेबिलिटी फॉर दैट रिस्पॉन्स बाय एन इंडिविजुअल फैमिली ग्रुप और कम्युनिटी। अब ये जो है क्लिनिकल जजमेंट है। अब कौन सा ह्यूमन बीइंग कैसा रिस्पॉन्स देगा अपने कंडीशन को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी हेल्थ को, और वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा कि वो किसी हेल्थ कंडीशन या डिजीज़ कंडीशन के वल्नरेबल है। तो ये एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, रेस्पॉन्स ये दे सकता है, या फैमिली भी दे सकती है, ग्रुप भी दे सकता है, कम्युनिटी भी दे सकती है। और इस रेस्पॉन्स के बेसिड पे हम जो इंटरवेंशन देते हैं और उसको देखते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, उसको हम नर्सिंग डायग्नोसिस बोल सकते हैं। अब जो है हमारे पास बहुत सारे अब जो है फॉर्म्स है नर्सिंग डायग्नोसिस के। नंबर फर्स्ट जो है एक्चुअल डायग्नोसिस, नंबर सेकंड जो है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस और रिस्क डायग्नोसिस, या जिनको हम पोटेंशियल डायग्नोसिस बोल सकते हैं। अब एक्चुअल डायग्नोसिस क्या होता है? ये क्लाइंट जो है वो प्रॉब्लम होती है जो प्रेजेंट होती है एक क्लाइंट में जब हम नर्सिंग असेसमेंट करते हैं। अब हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस क्या करता है? ये वो हम कहेंगे उस चीज़ को दिखाता है कि जो क्लाइंट वो कितना प्रिपेयर्ड है ताकि वो अपनी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। तो हेल्थ प्रमोशन में वो रेडी होता है कि कोई इंटरवेंशन लेने के लिए, देने के लिए, या खुद मॉडिफाई करने के लिए जिससे उसकी हेल्थ जो है प्रोटेक्ट हो। उसके बाद हमारे पास रिस्क या पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम जो अभी हुई नहीं होती है लेकिन ख़तरा जो है इतना बना हुआ होता है कि उसको आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है, या रिस्क फैक्टर्स पहले से प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक नर्सिंग डायग्नोसिस में होते हैं। तो मेन जो है हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। नंबर 1 जो है वो प्रॉब्लम है या इसकी डेफिनेशन। उसके बाद ईटियोलॉजी, ये किस चीज़ से हुई है प्रॉब्लम, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये किस चीज़ से हमें वाजिया हुई। अब ये तीनों ही है। से फॉर एग्जांपल क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम, ईटियोलॉजी जो काज होते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स, और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हम साइंस एंड सिम्टम्स जो जिनकी वजह से ये दिखते हैं हमें। अब फॉर्मुलेशन में हम पीएस फॉर्मेट जो है इस्तेमाल करते हैं, प्रॉब्लम, ईटियोलॉजी एंड साइंस एंड सिम्टम्स। तो ये हमने पहले ये बोला। इसके बाद से फॉर एग्जांपल अब इसकी एग्जांपल हम देखें पीएस की। हमारे पास प्रॉब्लम जो है पेन है या एक्यूट पेन है। अब ईटियोलॉजी है, ठीक है, काज क्या है इसका? सर्जरी ऑफ एब्डामन। अब एक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डामिनल सर्जरी। अब एज कैरेक्टराइज्ड बाय, या हम कहेंगे एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट्स डिस्कम्फर्ट एंड पेन स्केल। ठीक है, अब हमने डिस्कम्फर्ट ऑफ पेशेंट देखा और पेन स्केल हमने अप्लाई की, चाहे वो कोई भी हो, न्यूमेरिकल हो या एनालॉग हो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एविडेंस उसी से हमें मिलता है कि इसको पेन है। तो इसमें हमने PES जो है फॉर्मेट इस्तेमाल किया। अब नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस में हमने बहुत सारे डायग्नोसिस देखे। वो हमने देखे कि नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस जो है सर्कुलेशन के लिए अलग से ये है, रेस्पिरेशन के अलग से ये है, देन फिज़िकल रेगुलेशन के लिए ये वाले नर्सिंग डायग्नोसिस हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन के लिए हम ये वाले जो है नर्सिंग डायग्नोसिस वो यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन के लिए हम ये वाले जो है नर्सिंग डायग्नोसिस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्किन या टिश्यू डैमेज या टिश्यू इंजरीज़ के लिए हम ये वाले जो है
यूज़ कर सकते हैं। अब न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स, न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंसेस के लिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए हम ये वाले यूज़ कर सकते हैं। अब कॉग्निशन के लिए हम ये वाले, और सेल्फ कंसेप्ट के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए हम ये नीचे वाले यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और मूड रेगुलेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कंफर्ट के लिए हम ये वाले यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे जो है परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दैन वेलबींग के लिए हम ये वाले यूज़ कर सकते हैं। हमारे लाइफ प्रिंसिपल्स के लिए हम ये वाले यूज़ कर सकते हैं। ये सब जो है हमारे नंदा ने दिए हैं, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। अब जो कोपिंग के लिए हम ये वाले यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं रिस्क फॉर इनएफेक्टिव एक्टिविटी प्लानिंग, देन इनएफेक्टिव कोपिंग, ये वाले हम यूज़ कर सकते हैं। देन रिस्क ऑफ पोस्ट ट्रामा सिंड्रोम, लाइफ स्पैन प्रोसेस के लिए हम ये वाले, डिसेबिलिटी या फिज़िकल डिसेबिलिटी या फिज़िकल एबिलिटी जो भी हमारे पास है, या डिटोरिएशन ऑफ फिज़िकल एबिलिटी, उनमें हम ये वाले इम्पेयर्ड वाले यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी बैलेंस के लिए हम ये वाले नंदा डायग्नोसिस यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास है, सोशल फंक्शन के लिए है, सेल्फ केयर के लिए है, हेल्थ प्रमोशन के लिए है, सेल्फ हार्म के लिए अलग से है, और वायलेंस के लिए हमारे पास अलग से हैं। अब हेल्थ हज़ार्ड्स के लिए हमारे पास अलग से हैं। मिलियो हज़ार्ड्स, जो अदर हज़ार्ड्स जो है हमारे एनवायरनमेंट के रिलेटेड, वो हमारे पास ये हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन के रिलेटेड हमारे पास जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो ये है। इसके बाद केयर गिविंग प्रोसेस में आप ये नीचे देख रहे हो कि कितने हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फैमिली में हम कितने यूज़ कर सकते हैं, वो आप देख रहे हैं कि फैमिली में अलग नर्सिंग डायग्नोसिस हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ के रिलेटेड भी हमारे पास अलग से नर्सिंग डायग्नोसिस नंदा ने दिए है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस में क्या फ़र्क है वो हम देखेंगे। अब नर्सिंग डायग्नोसिस जो है हम सिंपली कहेंगे ये इज़ अ स्टेटमेंट और क्लिनिकल जजमेंट that is made by a nurse by virtue of his or her education, experience, we can say qualification, expertise and license. अब जो है ये रिस्पॉन्स हम देखते हैं। अब मेडिकल डायग्नोसिस क्या है, ये जो है फिजिशियन बनाता है कि कौन सी प्रॉब्लम है, और हम देखते हैं उस प्रॉब्लम की वजह से रिस्पॉन्स क्या है, और उस पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। अब यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस हम डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन रिस्पॉन्स टू इलनेस, जो मैंने पहले ये बोला कि क्या रिस्पॉन्स होगा एक डिजीज़ के रिलेटेड एक पर्सन का, यानी कि। और मेडिकल डायग्नोसिस जो है डिजीज़ है, से फॉर एग्जांपल दो पेशेंट्स में लेबर पेन है, तो एक जो है वो पॉजिटिव वे में ले सकती है इस पेन को, और दूसरा वाला बंदा जो है वो नेगेटिव वे में ले सकती है। एक बियर करेगी पेन, दूसरा बियर नहीं करेगी। तो हम देखेंगे कि किस में एंजाइटी है, किसी में एंजाइटी नहीं होगी। तो ये जो है हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में चेंज इज द क्लाइंट रिस्पॉन्स चेंज। अब एक ही मेडिकल कंडीशन होगी, और एक पर्सन अगर उस कंडीशन को ठीक तरीके से समझ पाए तो उसका रिस्पॉन्स जो है, आउटलुक जो है डिजीज़ की तरफ, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन दूसरा बंदा चेंज नहीं करेगा। तो मेडिकल जो हमारे पास मेडिकल डायग्नोसिस है वो चेंज नहीं होता, जबकि नर्सिंग डायग्नोसिस चेंज हो सकता है। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल है कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस। हमारा इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न नर्सिंग डायग्नोसिस है, लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस जो है वो एस्मा है। इसके बाद एक्टिविटी इंटॉलरेंस है। उसके बाद मेडिकल डायग्नोसिस हमारे पास सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स है, CVAs है। एक्यूट पेन है, अपेंडिसाइट्स है मेडिकल डायग्नोसिस। तो एक्यूट पेन जो है किसी भी तरीके से हो सकती है, यहाँ पे नाशा वोमिटिंग भी हो सकती है। बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, या हम कहेंगे डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज, तो यहाँ से मेडिकल डायग्नोसिस है एम्पुटेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस डिफरेंट होता है मेडिकल डायग्नोसिस से। तो आज का हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस कंपोनेंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम प्लानिंग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।